हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमने लगभग टर्म 1 में जितने भी हमारे क्लास 9 के एसएसटी के सिलेबस आ रहे हैं उसमें से लगभग सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसका डिस्कस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर जो बच गया है वो है पीपल एज रिसोर्स इकोनॉमिक का दूसरा चैप्टर। तो आज हम उसे भी इस वीडियो में एक स्पेसिफिक वीडियो, एक वन शॉट वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस सीरीज़ को कह सकते हैं जिसमें मैंने आपके टर्म 1 का जितना भी एसएसटी का क्लास 9 का है उसे पूरा कंप्लीट करवाया है, टॉपिक वाइज टॉपिक और साथ साथ वन शॉट लेक्चर के भी साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है और ह्यूमन कैपिटल को यहाँ पर पीपल एज रिसोर्स के जगह से जैसा हमें कह सकते हैं बताया गया। जैसा कि मैंने बताया था आपको, पिछला चैप्टर जो हमारा इकोनॉमिक चैप्टर 1 था जिसमें पालमपुर का स्टोरी दिया गया था, उसमें मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक था उसमें बताया होगा। नहीं बताया होगा तो आप जाकर देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एक हमारा जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि 4 चीज़ नीडेड होती हैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या था कि आदमी स्वस्थ होना चाहिए, उसके पास थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो हम पूरे चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल देखिए, पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग इज एन एसेट फॉर द इकोनॉमिक रेदर देन ए लाइबिलिटी। यहाँ पर कहने की क्या कोशिश कर रहा है, जो पॉपुलेशन ही, जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो एक एसेट है। एसेट का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट, जो दूसरों के ऊपर निर्भर ना हो। ठीक है, जो दूसरे को ऊपर निर्भर ना हो। फॉर द इकोनॉमिक रेबर, अपनी इकोनॉमिकली दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। देन ए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का मतलब होता है डिपेंड ऑन अदर। देखिए, मतलब यहाँ पर कहने की कोशिश क्या कर रही है, क्या ये स्टेटमेंट है, इसे आप पीपल एज रिसोर्स के डिफिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है कि ह्यूमन कैपिटल जो पीपल है होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होने चाहिए, वो दूसरे के ऊपर निर्भर ना होने चाहिए इकोनॉमिकली, क्योंकि पीपल के पास ऐसी जो जनता है, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके पास ऐसी कह सकते हैं कि ऐसी नॉलेज होती है जिसका इस्तेमाल कर वो खुद अपने जीवन को जी सकते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। अगर कोई चाहता है तो वो केवल अपने दम पर अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। ठीक है, हाउ ह्यूमन कैपिटल विल बी पॉसिबल। ह्यूमन कैपिटल पॉसिबल कैसे है? इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, एसेट्स, डेवलपमेंट इन कंट्री। अब देखिए, ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है, ह्यूमन कैपिटल पॉसिबल कैसे हो पाता है। देखिए, अगर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट, जैसे देखिए किसी भी चीज़ के कैपिटल का, अगर यहाँ पर देखिए कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल के बारे में मतलब कि ह्यूमन के पूंजी को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, हमारे पूंजी को कैसे बढ़ाया जाए, तो सबसे पहली बात होती है कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है जिससे कि हमें कुछ लाभ होता है। जैसे कि आपको पता होगा ना कि कितने लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ पैसा अपना लगाते हैं, फिर उस बिजनेस में सक्सेस होने के बाद उसका उनको डबल मुनाफा और कई ज़्यादा प्रतिशत मुनाफा उनको होता है। तो वही बात है, अगर जब इन्वेस्टमेंट इधर उधर की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना करके वही इन्वेस्टमेंट अगर हम एजुकेशन में करें, लोगों को ट्रेन करने में करें, लोगों को मेडिकल पर ध्यान दें, तो क्या होगा कि जब डेवलपमेंट लोगों के विषय में डेवलपमेंट होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप होगा। क्योंकि अगर किसी देश में ह्यूमन बींग्स जो ह्यूमन हैं वही नहीं अगर डेवलप होंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा। क्योंकि कंट्री के डेवलपमेंट के ह्यूमन बींग्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर ह्यूमन बींग्स स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट तो नामुमकिन ही है। ठीक है, और अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों तरह से ट्रेंड भी होने चाहिए। इसीलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन पर कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकें, लोगों को ट्रेनिंग दे सकें, लोगों को अच्छी मेडिकल केयर दे सकें, तो क्या होगा, जब लोग स्वस्थ रहेंगे, जब लोग ट्रेंड रहेंगे, जब एजुकेटेड रहेंगे, तो वो लोग
जब काम करेंगे तो दूसरे जो प्रोडक्शन होगा उसका प्रोडक्शन होगा, अपने देश में तो बिकेंगे ही, दूसरे देश में भी बिकेंगे, जिसके वजह से कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए लैंड एंड फिजिकल कैपिटल आर मेड यूजफुल बाय ह्यूमन कैपिटल, सो ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर देन अदर कैपिटल। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लैंड कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और ये सब कैपिटल का क्या एक दूसरे में रिलेशनशिप चल रहा है। तो देखिए इन सब का रिलेशन है पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर को रिकॉल कीजिए, मैंने क्या बताया था कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पास 4 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारे पास नहीं है तो प्रोडक्शन तो नामुमकिन है। सबसे पहली चीज़ लैंड, अगर लैंड नहीं होगा तो हम कहाँ पर प्रोडक्शन करें। जैसे हम एजुकेशन चलाना, स्कूल लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, लोग एजुकेटेड बने, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं उन्हें आसमान में ले जाकर पढ़ाएंगे। कहीं ज़मीन होगी वहाँ पर स्कूल बनवाएंगे, फिर कॉलेज बनवाएंगे, जिससे वहाँ पर लोगों को एजुकेटेड करेंगे। हेल्थ केयर के भी लिए ऐसा ही चीज़ है। सब कुछ के लिए लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लीजिए फार्मिंग करना है, तो फार्मिंग करने के लिए भी तो हमें लैंड की ज़रूरत पड़ेगी ना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। लैंड, अब देखिए लेबर, अगर काम करने वाले नहीं रहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप सब कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ऐसा तो है नहीं। तो लैंड की भी, लेबर्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और फिजिकल कैपिटल क्या होता है, फिजिकल कैपिटल में 2 कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इन दोनों का क्या मतलब समझिए, ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पहले चैप्टर के टॉपिक में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, पर यहाँ पर मैं कर दो रहा हूँ क्योंकि ये भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखिए जो फिजिकल कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, जो टूल्स मशीनरी वगैरह लगती है, हमें टूल्स नहीं रहेंगे तो हम वैसे अपने हाथों से तो सब कुछ काम नहीं कर पाएंगे। कुछ काम तो कर सकते हैं पर सब कुछ काम हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए वर्किंग कैपिटल में क्या है, पूंजी। वर्किंग कैपिटल में हमें पैसा भी तो लगता है, ऐसा तो है नहीं कि जो काम करेंगे सब लोग फ्री में करेंगे, ऐसा तो है नहीं। और फिर लास्ट में बचता है ह्यूमन कैपिटल। और देखिए ह्यूमन कैपिटल का क्या ज़रूरत है, ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल में लोग स्वस्थ होने चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वही बात यहाँ पर हो रहा है कि लैंड और फिजिकल कैपिटल, जो लैंड कैपिटल हैं और फिजिकल कैपिटल मतलब कि जो पैसे हैं, टूल्स हैं, इन सब को कौन यूजफुल बनाता है। अगर देखिए अगर ह्यूमन बींग्स नहीं रहे, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे, लेबर्स ही नहीं रहेंगे, तो इन सब का क्या फ़ायदा होगा, क्या होगा कि वैसे पड़े रहेंगे। जब इनको कोई इस्तेमाल करने वाला रहेगा ही नहीं तो इन सब का क्या फ़ायदा होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो सुपीरियर है। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल डेवलपमेंट। अब देखिए क्या कर रहा है कि कैपिटल का डेवलपमेंट कैसे होगा, जो हमारी पूंजी है उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, देश की डेवलपमेंट कैसे होगी, ह्यूमन के रिसोर्सेज क्या हैं। तो देखिए ये जो है ये 2 साइकिल्स में बांटे गए हैं। ठीक है, एक है वर्चुअस साइकिल, एक है विशियस साइकिल। हम दोनों साइकिल्स के बारे में आपको बताते हैं। देखिए एजुकेटेड पेरेंट्स, अगर देखिए आप इस चीज़ को मानते हैं ना कि अगर एजुकेटेड पेरेंट्स रहेंगे तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो जीवन में आगे उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए अगर माता पिता एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चों को ज़रूर एजुकेटेड बनाएंगे, और फिर उनकी शादी भी एक एजुकेटेड मेन चाहे वुमेन से देखकर करवाएंगे। अगर वुमेन है उनके पास तो मेन से करवाएंगे। ठीक है, फिर उनके बच्चे होंगे वो भी एजुकेटेड होंगे, फिर शादी करेंगे फिर एजुकेटेड होंगे। पर अगर देखिए ये तो हो गया वर्चुअल साइकिल जिसमें एजुकेटेड ही आते जा रहे हैं, एजुकेटेड ही आ जाए। एजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे भी एजुकेटेड होंगे, फिर शादी होगी तो फिर एजुकेटेड चाइल्ड होंगे, फिर मैरिज होगी तो एजुकेटेड चाइल्ड होंगे। पर विशियस साइकिल में क्या है, ये सब मैं क्यों बता रहा आपको, ये सब अभी इन्हीं सब से तो रिलेटेड टॉपिक है। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अगर नॉन एजुकेटेड पेरेंट रहेंगे तो क्या होगा। पहले ज़माने में क्या होता था कि लगभग सभी लोग जो थे वो नॉन एजुकेटेड थे। फिर क्या हुआ कि कई लोग इधर से गए इधर उधर, कई देशों में, कई दूसरे देशों में गए। कुछ लोग के पास पैसा था तो वो लोग एजुकेटेड हुए, फिर उनके बच्चे हुए तो वो लोग भी उन्हें पढ़ाएं। तो इससे धीरे धीरे एजुकेटेड की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। अब देखिए अब लगभग सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही देखिए दोनों साइकिल में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, वर्चुअल साइकिल और विशियस साइकिल में। तो वर्चुअल साइकिल याद रखा है कि जो अगर एजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो एजुकेटेड चाइल्ड, मतलब कि हमेशा एजुकेटेड ही चलते रहेगी। इस साइकिल को एजुकेटेड लोगों को, एजुकेटेड ह्यूमन बींग्स की साइकिल चलती रहेगी तो इसे हम वर्चुअल साइकिल कहते हैं। और नॉन एजुकेटेड जब चलती रहेगी, चाइल्ड्स फिर पेरेंट्स बनेंगे, फिर चाइल्ड, तो ये विशियस साइकिल होगी। ठीक है,
अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, पहले देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है। तो देखिए अगर जो कोई प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिफिनेशन में समझिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम उन कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं जब कोई प्रोडक्शन जो है, जब प्रोडक्शन जो हो रहा है उससे देश के इनकम में ग्रोथ होके देश का इनकम बढ़े। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती करके पैसा जुटा, खेती करके फसल उगा रहे हैं, तो क्या होगा, जो फसल है वो केवल अपने देश में ही तो नहीं काम करेगा ना, अपने देश से दूसरे देश में भी बेचा जाएगा, जिससे क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ठीक है, एक इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि उन प्रोडक्शन को, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्शन को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं जो देश के इनकम को बढ़ाए। ठीक है, और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और देखिए यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो एक्सरसाइज है उसमें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ये भी है कि डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको क्या लिखना है, द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कोई भी जो आपको समझ में आए, जिससे कि जितने भी प्रोडक्शन हम करते हैं वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन्हें हम कहते हैं जिससे कि नेशनल के इनकम में जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए प्रोडक्शन कब होगा, जब कोई काम करेगा। ठीक है, पर जब प्रोडक्शन जब हो जाएगा जिससे नेशनल की इनकम बढ़ जाती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। पर जब देखिए हम काम करते हैं पर नेशनल के इनकम में कोई ग्रोथ ना हो, हमें पैसा ना मिलता है, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके मम्मी होंगी, आपके लिए खाना बनाती हैं, तो वह क्या आप उनको पैसा देते हैं, पर काम तो आपके लिए कर रही है ना, तो क्या आप उनको पैसा देते हैं। तो इस चीज़ को है, इस तरह के चीज़ों को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब कि जिससे कि नेशनल इनकम में कोई भी ग्रोथ ना हो। प्रेम के लिए जो हम कह सकते हैं कि जो प्रेम भावना के लिए कुछ इस तरह के भावना से लोग काम करते हैं, उस तरह के। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो इन तीनों के बारे में हम अच्छे से देखते हैं, इनके डिफरेंस पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से समझिएगा इसको। एक्टिविटीज़ विच यूज नेचुरल रिसोर्सेज, प्राइमरी सेक्टर, देखिए मैं आपको डिफिनेशन यहाँ से पढ़ कर नहीं बताता हूँ, मैं शुद्ध हिंदी में, देखिए कई बार होता है कि हम इंग्लिश पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। प्राइमरी सेक्टर उन सेक्टर को कहा जाता है जो कि जिसमें प्रोडक्शन तो होते हैं, पर हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके उसे कह सकते हैं कि उसे हम उसका प्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि खेती में हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड्स को, वाटर्स को, सीड्स को, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, हम उन एक्टिविटीज़, देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, हम उन प्रोडक्शन को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर जब हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किया है उसका इंडस्ट्रीज में ले जाकर उसका प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे हम खेती किए, टोमेटो बनाए, ठीक है, टोमेटो उगाए, अब आप क्या करेंगे, अब आप ले जाएंगे टोमेटो को, बहुत सारे टोमेटो को ले जाएंगे फैक्ट्री में और उसका केचप बना देंगे। केचप मतलब आपको पता है ना, केचप आप लोग बहुत सारे लोग खाते होंगे। ठीक है, केचप आप खाते होंगे, जैसे पोटैटो है, पोटैटो के ले गए फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, उसका चिप्स बना दिए। तो यहाँ पर जो ये चिप्स बनी और इसके बीच में जो जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। समझ में आया सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर में डिफरेंस। देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो हम प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस हुआ है उसको ले जाकर हम फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में ले जाकर उसका प्रोडक्शन करते हैं और अलग अलग नई चीज़ें बनाते हैं। अब टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता है, टर्सरी सेक्टर में ट्रेड करते हैं हम।
टर्सरी सेक्टर में हम ट्रेड करते हैं। सेक्टर सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए ये इन दोनों जो सेक्टर हैं, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती है। इसमें हम कौन से किन लोगों को कहते हैं? जो लोग ट्रेड करते हैं, जो एजुकेशन, जैसे देखिए अब देखिए क्या है, जैसे स्कूल है, ठीक है, स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में प्रोडक्शन हो रहा है। किनका प्रोडक्शन हो रहा है? बच्चों का प्रोडक्शन हो रहा है। ये नहीं कि बच्चे बनाए जा रहे हैं, उन्हें पढ़ाया जाए, मतलब पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि एक तरह से ट्रेड का माहौल है। यहाँ पर देखिए ना कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तो हम जो ये ट्रेड कर रहे हैं या फिर कहें कि एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये हमारा टर्सरी सेक्टर में आएगा, टर्सरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। बैंकिंग भी टर्सरी सेक्टर में है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन सेंस लगाना है। क्या है कि जब भी नेचुरल रिसोर्सेज की बात आए तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि ये प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर भी नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा है, क्योंकि ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो एग्रीकल्चर हम करते हैं इसे खेत में नहीं, फैक्ट्री में करते हैं। फैक्ट्री में थोड़ी करते हैं, खेत में करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री भी करते हैं, डेयरी फार्मिंग, भैंस भी हम भैंस से दूध निकालते हैं, अभी और भी बहुत सारे पशुओं से दूध निकालते हैं। फार्मिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, बहुत फिशरी करते हैं। तो ये सब हम नेचुरल रिसोर्सेज से ले रहे हैं, तो इसे हम प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। पर जब हम प्राइमरी सेक्टर के, जो हमारे प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन है, उसे ले जाकर फैक्ट्रीज में और उसे मॉडिफाई करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन। जब हमारा जो ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के जो प्रोडक्शन है उसे हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो कि ट्रांसपोर्टेशन किस में आ जाता है? टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मेन और वुमेन में यहाँ पर कुछ डिफरेंस बताया गया है। तो देखिए मेन क्या है? वर्किंग इन द फील्ड्स, अर्निंग मनी विच दे स्पेंड ऑन रेयरिंग देयर फैमिलीज। देखिए क्या हुआ, मेन जो है वो लोग क्या करते हैं? वो खेत में जाते हैं, खेत में काम करते हैं। खेत में ही केवल नहीं काम करते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं, जॉब्स कहीं कंपनीज में लग जाता है, तो इधर से जाकर काम करते हैं और मनी, पैसा जुटाते हैं और अपने परिवार की देखभाल करते हैं। और जो मेन होते हैं वो ज़्यादातर एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। अब तक की रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, हमें सभी लोग नहीं, मतलब इंडिया की आज की रेशियो देखिए तो मेन ज़्यादातर एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। और वुमेन क्या होती हैं? जनरली लुक आफ्टर दी डोमेस्टिक चोर्स, नॉट एजुकेटेड जनरली, ठीक है। वुमेन जो है वो ज़्यादातर, सभी लोग ज़्यादातर की संख्या में देखा जाए तो कह सकते हैं कि एजुकेटेड नहीं होती हैं, पर अब सभी लोग लगभग जागृत हो चुके हैं। पहले तक, कुछ समय पहले तक लोगों को लगता था कि बच्चे ही, लड़के ही देश का नाम रोशन करेंगे, घर का नाम रोशन करेंगे, वो ये पढ़ेंगे, पर आज लड़कियां भी कर रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को हमेशा पीछे ही रखा जाए। लड़कियां आज देखेंगे तो आप उनका रिजल्ट, और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, तो उसमें लड़कियाँ ही सबसे आगे रहती हैं। ऐसा हम नहीं कर रहा हूँ कि लड़के नहीं रहते हैं, लड़के भी रहते हैं, ठीक है। जनरली लुक आफ्टर दी डोमेस्टिक चोर, जो वुमेन होती हैं वो शादी होने के बाद ज़्यादातर घर की देखभाल करती हैं, ठीक है। अब देखिए एक नया टॉपिक है हमारा फिर से, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? इट डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। अगर पॉपुलेशन, किसी कंट्री का पॉपुलेशन जो है वो क्वालिटी पॉपुलेशन है, तो उस देश का ग्रोथ जरूर होगा, ठीक है। पर अगर वहाँ पर सभी लोग अनपढ़, कह सकते हैं अनपढ़ हैं, नॉन ट्रेंड है, नॉट स्किल्ड हैं, और कह सकते हैं कि हमेशा कमज़ोर रहते हैं, वहाँ पर उनके शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है, तो क्या वहाँ पर उस देश की हालत तो बिल्कुल ही घट जाएगी। क्योंकि अगर एजुकेटेड नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो कैसे काम करेंगे? जब काम नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंट्री की ग्रोथ नाम बिल्कुल ही है, ठीक है। अब देखिए जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसे दो तरह से मतलब कि डिवाइड किया गया है। एक तो है एजुकेशन के बेसिस पर, एक है हेल्थ। देखिए अगर किसी व्यक्ति का हेल्थ अच्छा है और वो एजुकेटेड है, तो ही वो व्यक्ति क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि देखिए अगर जो पॉपुलेशन है पूरे देश की, अगर केवल स्वस्थ ही है, अगर हेल्दी ही केवल है और एजुकेटेड नहीं है, तो उस देश का कुछ प्रतिशत विकास होगा पर कुछ प्रतिशत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं लिटरेसी रेट और एजुकेशन की, ठीक है। एजुकेशन इंक्रीज द नेशनल इनकम एज वेल एज कल्चरल रिचनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट।
एजुकेशन से क्या होता है, एजुकेशन से नेशनल इनकम भी बढ़ता है और साथ ही साथ कल्चरल रिचनेस भी बढ़ती है। लोगों को ये पता चलता है कि इस देश के लोग बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं, मतलब कि गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस इलाके के अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, जिससे लोगों को पता चलता है कि यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, जिससे दूसरे देश से लोग भी कह सकते हैं कि उन्हें ऑफर करते हैं। यही कारण है कि कितने लोग, बहुत सारे लोग अपने देश से दूसरे देश में चल जाते हैं। कितने साइंटिस्ट का आपने नाम सुना होगा जो अपने देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है, यही कारण होता है, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग ए यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल। अब देखिए, गवर्नमेंट भी बहुत ही ध्यान देती है क्वालिटी। अब देखिए, सभी कंट्री चाहती हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छा हो, तो क्वालिटी अच्छा होने के लिए वो क्या करती हैं कि एजुकेशन पे ध्यान देती हैं, एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है। वही यहाँ पर कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। हर जगह पर नए नए कह सकते हैं ऑफर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होता है, जिससे में क्या होता है कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है, ठीक है, आपको पढ़ाया जाता है। वोकेशनल स्ट्रीम है भी डेवलप। गवर्नमेंट क्या करती है कि छुट्टियाँ देखिए, आप लोग बहुत लोग सोचते होंगे कि छुट्टियाँ जो हैं वो छुट्टियाँ हमारे लिए की जाती हैं, तो देखिए आपके लिए तो की ही जाती हैं। छुट्टियाँ एक तरह से और की जाती हैं कि जो स्कूल की हालत है उसे अच्छा किया जाए। अगर देखिए आप लोग रहेंगे तो अगर स्कूल में बच्चे पढ़ रहेंगे, आपको पता होगा कि गर्मियों की छुट्टी होती है हर स्कूल में लगभग, तो अगर स्कूल में अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो कई बार एक्सीडेंट भी हो सकता है। पर अगर आप नहीं रहेंगे, इसीलिए छुट्टियां की जाती हैं कि स्कूल के कंडीशन को ठीक करें, ठीक है। इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विथ ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स, और कुछ इधर उधर उनके घूमने के मिले जिससे कि वो कुछ स्किल्स को भी डेवलप कर सकें। अब देखिए, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर रेज 151 करोड़ इन फर्स्ट प्लान टू रेज 3766.90 करोड़ इन द 11th पार्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसी की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो बहुत सारे प्लान को स्टार्ट की है। जैसे कि फर्स्ट प्लान में उसने एक्सपेंडिचर, देखिए फर्स्ट प्लान में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 151 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया था, पर उन्हें मुनाफा कितना हुआ, 3766.90 करोड़ का मुनाफा हुआ, ठीक है। तो यही बात है, अगर देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं जाएगा नहीं, बल्कि उसका हमें दुगने स्पीड से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी है। जीडीपी यहाँ पर हमें वो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमें अंक में दिया गया है और यहाँ पर हमें प्रतिशत में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, जो इतना सरकार ने किया, सरकार ने क्या किया, सरकार ने नवोदय विद्यालय स्टार्ट किए, वोकेशनल स्कूल चीज करती हैं, और मतलब कि एजुकेशन पर मतलब कि कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या मिला, ठीक है, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ दिस। तो हमारे पास आउटकम्स जो निकल के आए, आउटकम्स क्या निकल के आए, लिटरेसी रेट हैव बीन इंक्रीज 18% इन 1951 टू 74% इन 2011। 10 to 11 देखिए क्या कर रहा है कि लिटरेसी रेट का क्या मतलब होता है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि किसी देश में कितने लोग एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड का मतलब ये नहीं, एजुकेटेड मतलब कि इतना कि वो लोग अपने बारे में जानते हो, अपना नाम लिखना जानते हो, अपने कुछ मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज हो, एजुकेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मेरे जो ग्राफ है, इससे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिटरेसी रेट हमारा कितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्राइमरी स्कूल सिस्टम एज एक्सपेंडेड टू ओवर, देखिए लगभग 8.58 लाख तक प्राइमरी स्कूल बन चुके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1951 पर, यहाँ पर देखिए जो 1 2 मैंने लिख दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, 1 क्या है, 1 है पर्सन, 2 क्या है, 2 है मेल, 2 जो है मेल को दर्शा रहा है और 3 जो है वो फीमेल को दर्शा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1951 में हमारा जो था वो लगभग 50 नहीं 30 के आसपास था, और लगभग 2011 तक जाते जाते ये 95% तक
95% नहीं, लगभग 99% तक आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपको कि यहाँ पर फीमेल की जनसंख्या आपको कम दिखाई दे रही होगी। देखिए फीमेल की है 3, यहाँ पर आपको जनसंख्या कम दिखाई दे रही है, पर ऐसा नहीं है, पर फीमेल की भी बढ़ा है। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल बढ़ा ही नहीं है, बढ़ा है, ठीक है। वास्ट डिफरेंसेज इन literacy is noticed across different sections of the population. Huge expansion of schools has been diluted by the pure, मतलब वही कह रहा है कि जो सरकार है वो हर साल नए नए अभियान निकालते रहती है देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 16-14 बाय 2010। और देखिए 2010 में सरकार ने, भारत की सरकार ने एक सर्व शिक्षा अभियान चालू किया था, जिसमें क्या कहा था कि जो 6 से 14 वर्ष के ऊपर बच्चे हैं, ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के ऊपर बच्चे हैं उन्हें फ्री में पढ़ाया जाएगा, ताकि साथ साथ उनको वजीफ़ा भी दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि अब आप तो प्राइवेट में पढ़ते होंगे, पर अगर आप सरकारी में जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकारी में भी पढ़ते होंगे, तो देखिए आपको क्या पता होगा, या फिर आप गांव में देखिएगा किसी गांव में कि हर गांव में लगभग एक प्राइमरी स्कूल होता है, ठीक है। यही बात है कि प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, प्राइमरी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होती है, ठीक है। और देखिए मिड डे मील स्कीम, डेली साथ साथ वहाँ पर भोजन भी मिलता है, प्राइमरी स्कूल में खाना भी मिलता है, ठीक है। 12th प्लान इन वेयर टू राइज द कंट्री ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER, देखिए जो पहला प्लान था मैंने बताया, जिसमें 151 करोड़ से 370 मतलब वही कुछ 0.90 करोड़ तक बढ़ गया था। और उसके बाद जो 12th प्लान था उसमें क्या हुआ, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ गई, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा कि लोगों ने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक अचानक लोगों ने एजुकेटेड होने लगे। बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि पढ़ाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के जीवन में, जिससे बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन करवाया, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। जैसे मैंने आपको ऊपर ग्राफ भी बताया था, अगर आपको यहाँ पर इस ग्राफ में समझ ना आए तो आपके बुक में दिया होगा, यह ग्राफ अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन हेल्थ, अब देखिए मैंने हेल्थ के बारे में बताया था कि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तब भी क्वालिटी पॉपुलेशन की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए नीड ऑफ द गुड हेल्थ, हमें अच्छी स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए गुड हेल्थ, गुड हेल्थ हमें क्या अंडरस्टैंड समझते हैं, गुड हेल्थ से हमें क्या समझते हैं, ठीक है। हेल्थ इज ए इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वन वेल बींग, हेल्थ देखिए कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ का क्या मतलब होता है कि स्वस्थ ऐसा हो कि हमें लगे कि हम खुद स्वस्थ हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मुझे, मतलब आपको रहे बुखार, आप कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, तो ऐसे स्वस्थ नहीं होते हैं। अगर देखें तो आज के समय में बहुत लोग, लगभग 90% तक लोग अस्वस्थ दिखेंगे, ठीक है। हेल्थ इज इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वन वेल बींग्स, मतलब कि एक व्यक्ति को ऐसा लगे कि वो स्वस्थ है, ठीक है। henceforth improvement in the health status of the population has been priority of the country, देखिए तो क्या कर रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों का हेल्थ अच्छा बना रहे, इसके लिए वो देश भर में बहुत ही तरह के प्लान्स चलाए हुए हैं। तो उन प्लान्स के बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए व्हाट हैव बीन डन टू अचीव दिस, मतलब कि सभी लोगों को स्वस्थ होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या अचीव करना चाहिए। स्टेप टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ आवर पॉपुलेशन, मतलब कि जो हमारे पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। इम्प्रूविंग ऑफ द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विथ स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेजेड सेगमेंट, क्या कर रहा है, जो अंडर प्रिविलेजेड सेगमेंट है, मतलब कि गांव की यहाँ बात कर रहा है। तो वहाँ पर क्या है कि गांव में बहुत ही कम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर अब जल्दी लोग वहाँ पर क्या कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल सर्विसेज, जैसे आपको पता होगा कि केवल गांव में नहीं, शहरों में भी राशन का, आपको पता होगा ना, राशन का सिस्टम चलता है, जिसमें सस्ते में ही हमें अनाज और गेहूं दिए जाते हैं। वो भी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ही अभियान है। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब कि
किस वर्ष में कितने ज़्यादा बेड थे, फिर कितना ज़्यादा बढ़ाया गया, आप ये अपने किताब में देख लीजिएगा, पर मैं थोड़ा मोटी मोटा बता देता हूँ। तो देखिए हॉस्पिटल जो थे वो 2013 में 1,81,139 थे और 2015 में बढ़कर 1,84,000 नहीं 18 लाख, ठीक है, 1,84,359 हॉस्पिटल हो गए, ठीक है। और डिस्पेंसरीज का क्या मतलब है, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, ये सब बड़े, बेड्स के बड़े, तो ठीक है, ये सब बड़े आप देख लीजिएगा इसके। अब देखिए इतने सब बढ़े तो इसका आउटकम्स क्या निकल के आया, तो देखिए इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन। तो देखिए जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कि जीवन कह सकते हैं कि आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में लोग 80 वर्ष जीते थे, पर इस समय क्या है कि बहुत लोग 60 वर्ष की उम्र में, 68 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में बहुत ही ज़्यादा लोग जीते हैं। तो क्या हुआ कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ी, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, हैज कम डाउन फ्रॉम 147 टू 34 इन 2016। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है कि शिशु मृत्यु दर, ठीक है, मतलब कि एक साल में कितने छोटे बच्चों की, मतलब कि यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे, मतलब कि एक चाइल्ड एक वर्ष के बराबर, मतलब कि अगर कोई बच्चा है जिसका आयु 1 वर्ष है तो उसका रेट हम देखेंगे कि एक साल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र में ही मर जा रहे हैं, तो वो भी हमारा जो रेट है वो कम हो गया, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट, मतलब कि देखिए क्रूड बर्थ रेट भी हमारा कम हो चुका है, डेथ रेट्स जो है वो भी कम हो चुके हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, मतलब देखिए क्या कर रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए जब बच्चे छोटे रहते हैं तभी से उनको इम्प्रूवमेंट उनका देखा जा रहा है कि उन्हें न्यूट्रिशनल खाद्य पदार्थ मिले, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम इन्फेक्शन, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ मदर एंड द चाइल्ड केयर। चिल्ड्रेन के प्रोडक्शन के लिए, बच्चों के प्रोडक्शन के लिए क्या हो रहा है, अब बच्चों के प्रोडक्शन के लिए क्या हो रहा है कि माता और बच्चे दोनों के लिए, अब देखिए आपको पता होगा कि गांव-गांव में लोग इंजेक्शन लगाने आती हैं, राशन भी मिलता है, जो गर्भवती स्त्रियां रहती हैं उन्हें राशन भी मिलती है, न्यूट्रिशनल जैसे पल्स मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रिशनल चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए सम पॉइंट्स में मैंने वही बताया। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी इज द रेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज, मतलब कि एक वर्ष के जो बच्चा 1 वर्ष का है, मतलब कि उसी की मृत्यु की दर की बात की जा रही है, ठीक है। और बर्थ रेट क्या है, मतलब कि 1 वर्ष में कितने बच्चे 1000 पीपुल्स के मुकाबले जन्म ले रहे हैं, ठीक है। डेथ रेट क्या है, 1000 पीपुल में कितने, 1000 से यहाँ पर जैसे प्रतिशत किस में से देखा जाता है, 100% से देखा जाता है, तो पर यहाँ पर 1000 से देखा जा रहा है, ठीक है। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं, तो देखिए इतने सब स्टेप्स को लेने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ द इंडिया विच डू नॉट हैव इवन द बेसिक फैसिलिटीज़। अभी तक भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर ये सारे फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब कि हॉस्पिटल्स नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ओनली 381 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस। इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में अभी तक केवल 381 मेडिकल कॉलेजेज हैं और 301 डेंटल कॉलेजेज हैं, इतना सब करने के बाद भी, ठीक है। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु है मिनिमम नंबर ऑफ, और इसमें से भी जो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहाँ पर तो बहुत ही कम कॉलेजेज हैं हेल्थ के, ठीक है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एक हमारा और नया टॉपिक है। तो देखिए हु इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड, व्हाट इज अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड क्या होता है और किन्हें हम एम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द अवेलेबल वेजेस बट कैन नॉट फाइंड जॉब। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट हम उन्हें कहते हैं जबकि कोई व्यक्ति अपने लिए एक बेहतरीन अच्छा वेजेस का जॉब्स को नहीं फाइंड कर पाता है, ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ दी
अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगह अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग होती हैं। रूरल मतलब कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया दोनों जगह ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पर अलग अलग होती हैं। तो देखिए रूरल एरिया में कैसे अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं और अर्बन एरिया में कैसे आते हैं। तो रूरल एरिया में जो है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आती है, और अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आती है। तो देखिए क्या है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का उन्हें कहते हैं जब हम साल के कुछ वर्ष तक अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। मतलब कि आप देखिए अगर जो खेती लोग करते हैं उसमें से आपने देखा होगा कि साल के कुछ महीनों तक, वर्ष के कुछ महीनों तक वो उन्हें काम मिला रहता है, वो अपना काम करते रहते हैं, खेती करते रहते हैं, पर कुछ महीनों तक वो खाली बैठे रहते हैं, उन्हें कोई भी काम नहीं रहता है। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। और डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि हर कंपनी जो है वो अपने काम करने के लिए ऑफर्स निकालती रहती है। तो देखिए अगर मान लीजिए एक कंपनी में ऑफर्स निकाला और उसमें केवल 100 सीट है और इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया 1000 सीट, तो ये यहाँ पर जो बाकी के 900 जो मेंबर जो व्यक्ति बचेंगे ना, इन्हें हम कहेंगे, इसी को हम कहते हैं डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के क्या बताया है कि मतलब एजुकेटेड भी हैं पर उन लोग काम नहीं खोज पा रहे हैं। मतलब कि वो पढ़े लिखे भी हैं और काम नहीं खोज पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेटेड की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है, जिससे कि बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। तो इस चैप्टर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखिए अगले वीडियो से आप क्या चाहते हैं, क्या मैं टर्म 1 का पढ़ाऊँ या फिर आप चाहते हैं कि इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए कमेंट करिएगा, मैं एक और स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा।